हेलो दोस्तों, मैथ्स एंजॉय के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो अभी कुछ दिनों के लिए वीडियो आना बंद हुआ था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बीच-बीच में प्रॉब्लम आती रहती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि ठीक है, अब सही है सब, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज से हम लोग अपना फिर से स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज से आप लोगों को वीडियो फिर से आना शुरू हो जाएँगी। हाँ, आज से हम लोग अपना एडवांस मैथ पढ़ना शुरू करते हैं और कुछ दिनों के लिए अभी हम लोग अपना बेसिक मैथ को स्टॉप करते हैं। रीज़न ये है कि हाँ, एसएससी का नोटिफ़िकेशन भी आ चुका है। तो ठीक है, हमें इससे दिक्कत नहीं है, हम लोग अपना टाइम से मैं कवर कर लेंगे। लेकिन आप लोगों को रिवीजन करने के लिए टाइम भी तो चाहिए, तो इसलिए हम लोग अपना एडवांस मैथ स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथ 10 से 15 दिन बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगी, कुछ या फिर रिदम में आ जाए तो उसके बाद उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं अपना एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री मैथ। ज्योमेट्री वैसे देखा जाए तो यह बहुत ईजी टॉपिक है। आप लोग जो अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए होंगे वही यहाँ पर आप लोग को फिर से रिवाइज करना है। बस मैटर ये करेगा कि आप लोग क्या पिछली कक्षाओं में अच्छे से पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए यह वीडियो एकदम खास होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, आज से हम लोग अपना पढ़ेंगे, स्टार्ट टॉपिक करते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं बिंदु क्या होता है। देखिए मेरे दोस्तों, बिंदु क्या है कि ये क्या है, एक बिंदु है, दैट इज जिसमें ना कोई लंबाई हो और ना ही कोई चौड़ाई हो, उसे हम क्या कह देते हैं, बिंदु कह देते हैं। दैट इज जिसमें लंबाई नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती, उसको हम क्या कह देते हैं, बिंदु कह देते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। रेखा, दैट इज लाइन। अब रेखा किसे कहते हैं, जब हम इन्हीं बिंदुओं को इनफाइनाइट टाइम्स, दैट इज अनंत बार हम लिख के जोड़ दें सभी बिंदुओं को, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक रेखा मिल जाएगा, दैट इज लाइन मिल जाएगी। जैसे समझिए, ये बिंदु रहा, ये बिंदु रहा, ये बिंदु रहा, ये बिंदु रहा, कई तरीके से इस तरीके से चलता चला गया। अब हम क्या किए कि अनंत बार कहते ऐसे एकदम क्लोज में एकदम लिखते चले गए। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, एक लाइन बन रही है, एक तरीके से क्या बन रही है, लाइन बन रही है, जिसमें क्या है, एक ऐसी एक ऐसे भी मतलब रेखा जिसमें लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है, उसको क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। तो रेखा किसे कहते हैं, जिसमें केवल लंबाई होती है, सॉरी, जिसमें केवल लंबाई होती है उसको कह देते हैं रेखा, उसको क्या कह देते हैं, रेखा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो रेखा है ना, इसकी जो लंबाई होती है वो अनंत होती है। कैसे, दोनों साइड से ये जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है ये इनफाइनाइट टर्म्स तक चली जाएगी, और इधर साइड एरो भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनफाइनाइट टर्म्स तक चली जाएगी। अच्छा, ये जो पॉइंट है इसमें हमने क्या बताया, न लंबाई होती और न ही चौड़ाई। तो जब यह अगर मान लीजिए यहाँ अगर फिक्स्ड हो जाता तो इसका मतलब ये यहाँ तक सीमित है, दैट ये वाला इधर पार्ट अलग हो गया और इधर पार्ट अलग हो गया। तो उसको क्या कह देते हैं हम लोग, उसको कह देते हैं किरण, रेज। देखिए, जब हम कहते हैं किरण, इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि यहाँ पर एक हो गया पॉइंट और यहाँ से एक निकली रेखा। रेखा इन द सेंस केवल एक साइड, दूसरी साइड नहीं है। इसका मतलब किरण उसे कहते हैं जिसमें केवल लंबाई होती है, जिसमें केवल लंबाई तो होती है बट यह एक साइड क्या होती है मेरे दोस्तों, एक साइड अनंत टर्म्स तक चली जाती है, उसको कह देते हैं किरण। और रेखाखंड किसे कहते हैं मेरे दोस्तों, तो रेखाखंड उसे कहते हैं, जैसे ये मान लीजिए हो गया रेखा, ठीक, ये हो गया रेखा। अब खंड, रेखा का ही एक भाग ही क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। तो ये रेखा हो गया और यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ है, तो ये जो इतना पार्ट है ये क्या कहलाता है, रेखा खंड कहलाता है। तो उम्मीद कर रहे हैं इतना जरूर समझ में आ गया होगा, बिंदु दैट इज कोई एक पॉइंट
दैट इज जिसमें लंबाई ना हो ना चौड़ाई हो, केवल एक पॉइंट हो, उसको बिंदु कहते हैं हम। रेखा, रेखा मतलब जिसमें केवल लंबाई होती, चौड़ाई नहीं होती, उसको रेखा कहते हैं। और यह दोनों साइड इनफाइनाइट टर्म्स तक चली जाती है, दैट इज दोनों साइड इनफाइनाइट टर्म्स तक चली जाएगी। और किरण किसे कहते हैं, जहां जिसमें एक साइड तो फिक्स होता है लेकिन दूसरी साइड फिक्स नहीं होता, दूसरी साइड वह अनंत बिंदु तक चली जाती है, अनंत तक। ठीक। रेखाखंड, रेखाखंड मतलब यह रेखा प्लस खंड, दैट इज रेखा का भाग ही रेखा खंड कहलाता है। जैसे ये रेखा हो गई, यह रेखा हो गई, तो इसका इतना पार्ट क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा। अच्छा, तो ये हो गया, इतना बेसिक पॉइंट हो गया। ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं। एक भी बात और समझ लीजिए कि ये जो बिंदु होता है, एक तरीके से देखा जाए तो एक बिंदु में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, एक बिंदु में 360 डिग्री का एंगल बनेगा। ये एक बेसिक पॉइंट है, इसको आप लोग जरा नोट कर लीजिएगा कि एक बिंदु में 360 डिग्री का एंगल बनने वाला है मेरे दोस्तों। ठीक। अब दूसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर रेखाएं। मेरे दोस्तों समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, कि दो ऐसी रेखा जो सभी बिंदुओं पर, अब हम सभी बिंदुओं क्यों यूज कर रहे हैं, आप लोगों को हमने एक टर्म्स यहाँ बताया था कि एक रेखा होती है जो बिंदुओं के इनफाइनाइट टाइम मिलने पर ही बनती है, इसीलिए हम यहाँ पर हम बिंदुओं यूज कर रहे हैं कि एक ऐसी रेखा जो सभी बिंदुओं पर, दैट इज इस बिंदु पर भी, 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 इस बिंदु पर समान दूरी पर स्थित हो। दैट इज अगर हम यहाँ इस बिंदु और इस बिंदु के बीच भी देखें तो जो दूरी हो वही दूरी इस बिंदु और इस बिंदु के बीच भी हो, उन्हें हम क्या कह देते हैं, उन्हें हम कह देते हैं समांतर रेखाएं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है मेरे दोस्तों, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरीके से है। ठीक, इस तरीके से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, लंब रेखाएं। लंब रेखाएं किसे कहते हैं, तो जब किसी एक रेखा पर कोई रेखा ऐसी प्रतिच्छेद करे, जब कोई एक रेखा पर कोई एक दूसरी रेखा, उससे पहले अच्छा आप लोग प्रतिच्छेदी रेखा देख लीजिए। प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा मतलब होता है कि जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या करें, प्रतिच्छेद करें। जब कोई एक रेखा किसी दूसरे रेखा को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और इस बिंदु को क्या कह देते हैं, इस बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु कह देते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, लंब रेखाएं। लंब रेखाओं का मतलब होता है कि जब किसी एक रेखा को कोई दूसरी रेखा प्रतिच्छेद तो करे, प्रतिच्छेद तो करे, लेकिन कैसे प्रतिच्छेद करे, ऐसे प्रतिच्छेद करे कि वह रेखा दूसरी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाए, उसे क्या कह देते हैं हम लोग, उसको हम लोग कह देते हैं कि लंब रेखा है। दैट इज यह रेखा इस रेखा पर लंब है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है। ठीक, तो ये हो गया समांतर रेखा, ये हो गई लंब रेखा, ये हो गई प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट ये है मेरे दोस्तों कि अगला पॉइंट ये है मेरे दोस्तों, क्या है, हाँ, अगला पॉइंट ये है कि जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जैसे मान लीजिए एक रेखा ऐसी है, एक रेखा ऐसी है और एक रेखा ऐसी है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये दो तीन, तीनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। बट तीनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु का क्या है, एक उभयनिष्ठ बिंदु है। तो यह जो उभयनिष्ठ बिंदु है मेरे दोस्तों, इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं संगामी बिंदु। इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, संगामी बिंदु। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, संगामी बिंदु। ठीक, और ये जो रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं क्या कहलाएंगी, ये जो रेखाएं कहलाएंगे मेरे दोस्तों संगामी रेखाएं। ठीक,
तो इसका मतलब उम्मीद कर रहे हैं इतना पॉइंट आप लोग जरूर समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला पॉइंट है मेरे दोस्तों, अगला पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट है मेरे दोस्तों कि जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा कि जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाएं होती हैं और उन समांतर रेखाओं को कोई दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, मान लीजिए कोई दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, किस किस बिंदु पर, मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ई हो गया एंड एफ हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये तीन समांतर रेखाएं हैं, इन तीन समांतर रेखाओं को दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। कौन कौन से बिंदु पर, तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो रेशियो होगा ए बी बटे बी सी का, जो रेशियो होगा ए बी बटे बी सी का, वह डी ई बटे ई एफ के क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, डी ई बटे ई एफ के इक्वल हो जाएगा, डी ई बटे ई एफ के इक्वल हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक। अच्छा, अब हम लोग जान लेते हैं कोणों के बारे में। तो कोणों के बारे में उम्मीद कर रहे हैं आप लोग पहले से ही जान रहे होंगे। देखिए कोण किसे कहते हैं, कोण दैट इज एंगल। पहला हो जाएगा न्यून कोण, मेरे दोस्तों ये बताइए न्यून कोण का मतलब क्या होता है। न्यून कोण, न्यून और कोण, नाम से तो पता चल रहा है न्यून, न्यून कम, कोण मतलब एंगल। इसका मतलब यह हुआ कि कोई एक ऐसा कोण, हम लोग कोण को 90 डिग्री को एक मिड टर्म्स मान के उस नजरिए से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो कोण क्या है, एक न्यून कोण, तो दैट इज न्यून कोण मतलब एक ऐसा कोण जिसका एंगल 90 डिग्री से कम हो, थीटा। तो थीटा क्या होगा, थीटा होगा इसमें इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, न्यून कोण कहलाता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट आता है मेरे दोस्तों समकोण। तो हमने क्या कहा, हम समकोण के नजरिए से ही देख रहे हैं। तो समकोण का मतलब क्या होता है, अभी जो हम लोगों ने लंब रेखाएं पढ़ी हैं वही हमारा क्या है, समकोण। दैट इज समकोण उसे कहते हैं एक ऐसा कोण जो दूसरी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाए, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, समकोण कह देते हैं। दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब तीसरा कोण क्या हो जाएगा, तीसरा कोण हो जाएगा मेरे दोस्तों अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं, तो अधिक कोण किसे कहते हैं मेरे दोस्तों, तो एक ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो उसको क्या कह देते हैं मेरे दोस्तों, अधिक कोण कह देते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री से अधिक हो गया, ये हमारा हो गया थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया मेरे दोस्तों, अधिक कोण। दैट इज ये न्यून कोण, ये समकोण और यह अधिक कोण। इसका मतलब हम लोगों ने कोणों के बारे में भी जानकारी ले ली है, ठीक है। अब आइए हम लोग इसी कोण में देखते हैं, एक आप लोग सुने होंगे कोटिपूरक कोण और एक समपूरक कोण, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो चलिए देख लेते हैं इसी में हम लोग कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं। कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं कि जब ऐसे दो एंगल जो आपस में मिलकर 90 डिग्री बनाए, इट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यह एक 90 डिग्री का है कोटिपूरक कोण की बात करें तो इसका मतलब 90 डिग्री तो बनना ही है मेरे दोस्तों। एक चीज और याद रखिएगा, कोटिपूरक कोण को ही पूरक कोण भी कहते हैं, पूरक कोण भी कहते हैं, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कोटिपूरक कोण या पूरक कोण।
ठीक है। तो कोटि पूरक के पूरक कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल तो बनने वाला है, बट वो जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा मेरे दोस्तों, वो किन्हीं दो एंगल को आपस में मिलाकर बनेगा, दैट इज θ1 और प्लस θ2। मेरे कहने का मतलब यह है कि θ1 प्लस θ2 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। यह हमारा क्या हो गया, कोटिपूरक कोण का हो गया। अच्छा, अब हम कहते कि कोटिपूरक कोण अगर ऐसे कह दिया तो एग्जाम में कैसे पूछेगा? एग्जाम में मेरे दोस्तों ऐसे पूछेगा कि कहेगा कि θ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 90 डिग्री माइनस θ2। इसका मतलब θ1 का कोटिपूरक कोण 90 डिग्री माइनस θ2। इसका मतलब मेरे दोस्तों θ1 का कोटिपूरक कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस θ2। यह हो जाएगा θ1 का कोटिपूरक कोण। अच्छा, अब हम लोग जान लेते हैं समपूरक कोण किसे कहते हैं। अब चूंकि हम लोग कोण के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो कोण के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं। तो देखिए, दूसरा हो गया समपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, इसमें होता है कि आपका 180 डिग्री का एंगल बनने वाला है। ये बात तो कंफर्म है कि इसमें 180 डिग्री का एंगल बनेगा, बट वह जो 180 डिग्री का एंगल बनेगा मेरे दोस्तों, वह किन्हीं दो एंगल को आपस में मिलाकर बनेगा, किन्हीं दो एंगल को आपस में मिलाकर बनेगा। जैसे यह θ1 हो गया और यह θ2 हो गया। इसका मतलब θ1 और प्लस θ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब इसको क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में, तो इसको पूछेगा मेरे दोस्तों θ1 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस θ2। इसका मतलब यह हुआ कि θ1 का संपूरक कोण 180 डिग्री माइनस θ2। तो ये हो गया आपका कोटिपूरक कोण या पूरक कोण, ये हो गया संपूरक कोण। आप लोग इसमें याद रखिएगा कि जब भी कोटिपूरक कहे इसका मतलब इसमें 90 डिग्री बताना है, और जब संपूरक कोण कहे इसका मतलब इसमें 180 डिग्री के बारे में बताना है। अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा वर्टिकल एंगल या शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, देखिए वर्टिकल एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्या करें मेरे दोस्तों, प्रतिच्छेद करें। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो क्या बनता है, शीर्षाभिमुख एंगल का निर्माण होता है। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब, अगर यह θ1 है मेरे दोस्तों और यह θ2 है और यह θ3 है और यह θ4 है, तो मेरे कहने का मतलब यह है मेरे दोस्तों कि जो θ1 है वह θ3 के हमेशा इक्वल होने वाला है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जैसे θ1 बराबर θ2, क्योंकि θ1 का शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, θ1 का शीर्षाभिमुख कोण, सॉरी θ1 का शीर्षाभिमुख कोण जस्ट अपोजिट θ1 का शीर्षाभिमुख कोण मेरे दोस्तों θ3, θ2 का शीर्षाभिमुख कोण मेरे दोस्तों θ4। इसका मतलब θ2 का शीर्षाभिमुख कोण मेरे दोस्तों हो जाएगा θ4। ठीक, दूसरी बात, हमने आपसे क्या कहा, एक पॉइंट में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360। दूसरी बात, एक बात बताइए, यह जो पॉइंट है अगर हम इसी को बड़ा कर दें तो एक क्या गोला बनता हुआ नहीं दिख रहा है, एक गोला बनता हुआ नहीं दिख रहा है।
इसका मतलब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है वह एक तरीके से देखा जाए तो एक गोले का निर्माण कर रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि θ1 और प्लस θ2 और प्लस θ3 और प्लस θ4 आपस में मिला दें तो क्या एक सर्कल नहीं बनेगा? और एक सर्कल में कितने डिग्री का एंगल बनता है मेरे दोस्तों? तो एक सर्कल में 360 डिग्री का एंगल बनता है मेरे दोस्तों। ठीक, अच्छा, ये हो गया वर्टिकल एंगल। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। आसन्न कोण किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? तो आसन्न कोण, कभी आप लोगों ने आसन्न भुजा नाम सुना है? आसन्न भुजा नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से समझ लेंगे, और अगर सुना है तो उनके लिए थोड़ा और आसान होगा। तो चलिए देख लेते हैं आसन्न कोण क्या है। आसन्न कोण मेरे दोस्तों कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए इस तरीके से कोई एक रेखा है, ठीक है, इस तरीके से कोई एक एंगल है। ठीक, तो ये जो एंगल है मेरे दोस्तों आसन्न एंगल, इसका मतलब ये अगर यह θ1 हुआ और यह θ2 हुआ मेरे दोस्तों, तो इसका मतलब जो आसन्न कोण हुआ इसका मतलब यह हुआ मेरे दोस्तों कि इसमें हम लोग एक चीज देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं मेरे दोस्तों? कि इसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु है, इसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु है। दूसरी बात, इसमें कोई यह कंडीशन नहीं है कि यह 90 डिग्री ही बनाए, 180 डिग्री ही बनाए। हाँ, बना सकती है, ऐसा कोई वो भी नहीं है बयान की रिस्ट्रिक्शन कि ना बनाए, बना सकती है, बट इसमें कंडीशन एक यह है कि इसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु हो और दूसरा क्या हो, दूसरा इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा। उसी को क्या कह देते हैं? इससे बनने वाले कोण को हम लोग कह देते हैं आसन्न कोण। ठीक, अच्छा, अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है मेरे दोस्तों? दूसरा पॉइंट है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, जी हाँ मेरे दोस्तों, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म का मतलब होता है कि इसमें दो किरण, इसमें भी तो दो किरण है, इसमें भी तो दो किरण है। ठीक, लेकिन इसमें जो दो किरण होंगी उनका क्या कहना है कि मैं भैया एकदम अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की रहूंगी। जैसे मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ से स्टार्ट हुई एक किरण इधर गई, अब ये अगर इधर गई तो जो दूसरी किरण होगी इसके अपोजिट होगी, एकदम अपोजिट होगी। यह भी नहीं कि एकदम कुछ भी कहीं डायरेक्शन ना, एकदम अपोजिट होगी। इसका मतलब इसका अपोजिट इधर डायरेक्शन में, दैट इज ये रही। अब उसके बाद एक उभयनिष्ठ भुजा, दैट इज कॉमन साइड एक रहेगा। ठीक, तो वह क्या बताएगा? रैखिक युग्म बनाएगा। दैट इज यहाँ मान लीजिए अगर θ1 है और यह मान लीजिए θ2 है, तो दैट इज θ1 और प्लस θ2 इज इक्वल टू मिल के बनाएंगे 180 डिग्री। एक तरीके से देखा जाए तो यह संपूरक कोण वाला ही सिस्टम है, बट रैखिक गुण बताना है इसलिए आप लोगों को जरूरी है। लीनियर पेयर के बारे में इसलिए आप लोगों को बताना जरूरी है कि अगर एग्जाम में रैखिक युग्म टर्म से यूज कर लेगा तो हमें वहां पर टेंशन नहीं होना चाहिए, कुछ सोचना ना पड़े, इसलिए हम लोग तुरंत पहले इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या देखते हैं? जी हाँ मेरे दोस्तों, आगे यह है मेरे दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर कोई एंगल है, ठीक, इस तरीके से मान लीजिए कोई एंगल है ए ओ बी एंगल है, ठीक है। अब इस एंगल को हम कह रहे हैं ओसी भुजा जो है डिवाइड कर रही है परस्पर भाग में, दैट इज हम कह रहे हैं कि एंगल ए ओ सी बराबर एंगल ए ओ सी, हम तो ऐसे ही लिखते हैं, बराबर एंगल सी ओ बी, बराबर एंगल सी ओ
बी। तो अगर दोनों आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब यह भी तो होगा मेरे दोस्तों, आप लोग एक बात बताइए, अगर हम कहें एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर क्या होगा, एंगल ए ओ बी किससे किससे मिलकर बना है, तो एंगल ए ओ सी से मिलकर बना है, एंगल ए ओ सी और प्लस एंगल सी ओ बी से मिलकर बना है मेरे दोस्तों, इन दोनों टर्म से मिलकर बना है। इसका मतलब हम एक बात यह भी तो देख रहे हैं कि एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ बी आपस में क्या है, बराबर है। और जब आपस में बराबर है तो इसका मतलब एंगल ए ओ बी बराबर, जब ये बराबर है तो इसका मतलब इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो एंगल ए ओ सी, या तो एंगल 2 इंटू सी ओ बी कर दो, हुआ तो एक ही बात भाई। अब क्या करेंगे हम, अगर हमें एंगल ए ओ सी चाहिए या एंगल सी ओ बी चाहिए तो हम 1/2 इंटू एंगल ए ओ बी कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा फाइनल आंसर। ठीक, दूसरी बात, आप लोग दूसरी बात इसमें एक चीज समझिएगा, दूसरी बात यह है मेरे दोस्तों कि अगर इस कॉमन भुजा पर कोई एक बिंदु मान लीजिए हमने ले लिया डी, इस कॉमन भुजा पर हमने एक बिंदु मान लीजिए ले लिया डी, तो अब ये जो डी है मेरे दोस्तों, इस डी से जब इस बिंदु पर हम लोग एक कोई रेखा खींचेंगे और वो रेखा कैसी हो, यहाँ पर परपेंडिकुलर हो, वो रेखा कैसी हो, यहाँ पर परपेंडिकुलर हो, तो इसका मतलब मेरे दोस्तों जो AD होगा और जो DB होगा, जो AD होगा और जो DB होगा मेरे दोस्तों, क्या होगा मेरे दोस्तों, इस कंडीशन में AD बराबर DB हो जाएगा, AD बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, DB हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब भी ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है मेरे दोस्तों कि कोई एक एंगल जो किसी एक भुजा द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित हो रही है और उस उभयनिष्ठ भुजा पर से कोई एक बिंदु उन दोनों भुजाओं पर, उन दोनों आसन्न भुजाओं पर, आसन्न को हमने पढ़ा ना, तो ये जो आसन्न भुजाएं हैं, आसन्न भुजाएं, आसन्न मतलब होता है एक दूसरे से लगी हुई, तो जो आसन्न भुजाएं हैं मेरे दोस्तों, इन आसन्न भुजाओं पर जब इस बिंदु से परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो ये जो लंबाई होती है AD और BD की आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये हमारा क्या हुआ मेरे दोस्तों, इस एंगल के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं मेरे दोस्तों, आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा अल्टरनेट एंगल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल, दैट इज एकांतर कोण एंड संगत कोण। तो भैया हम अल्टरनेट दैट इज एकांतर कोण किसे कहते हैं देख लेते हैं। अब एकांतर कोण, एकांतर कोण किस पहले बनता कैसे ये बताइए। तो जब भी मेरे दोस्त, जब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे, जब दो समांतर रेखाएं ऐसी हों कि उन्हें कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करे और वो जब प्रतिच्छेद करती है तो उसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, फिर वो एकांतर अंतः कोण हो या एकांतर बाह्य कोण हो। चलिए मेरे दोस्तों इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, जब हमने कहा कि दो रेखाएं जो आपस में समांतर हैं और कोई एक तिर्यक रेखा है, वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो हमने कहा एकांतर, पहले अंतःकोण देख लेते हैं, तो एकांतर अंतःकोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दैट इज अगर यह थीटा तो यह भी थीटा होगा, रीजन एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर अंतःकोण ठीक आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी तरीके से एकांतर बाह्य कोण किसे कहते हैं मेरे दोस्तों। अच्छा इसमें चलिए देखिए, अगर यह θ1 तो यह भी θ1, और अगर यह θ2 तो इसका एकांतर कोण क्या होगा मेरे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका एकांतर कोण क्या होगा। इसका एकांतर कोण भी मेरे दोस्तों ये इधर हो जाएगा θ2। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, हमने कहा सभी एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इसमें एकांतर बाह्य कोण है कौन कौन से, तो इसमें एकांतर बाह्य कोण ये वाला हो गया θ1, तो यह भी θ1 हो जाएगा, जो कि आपस में क्या रहेंगे,
इक्वल रहेंगे। और इधर साइड क्या दे, अगर यह थीटा 2 हो गया मेरे दोस्तों तो यह भी क्या हो जाएगा, थीटा 2, जो कि आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। इसका मतलब एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण हमने क्या देखा, सभी एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, सभी एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरी बात हमने क्या कही थी आपसे, दूसरी बात हमने आपसे कही थी संगत कोण के बारे में, ठीक है। तो संगत कोण भी सभी बराबर होते हैं, लेकिन संगत कोण कहते किसे हैं मेरे दोस्तों, यह भी तो पता हो जाए पहले। तो ये देखिए, जब भी किसी समांतर रेखाओं को कोई एक रेखा विभाजित करती है तो यहाँ पर एक बनता है संगत कोण। क्या बनता है मेरे दोस्तों, एक बनता है संगत कोण। ये देखिए, मान लीजिए कोई एक रेखा विभाजित की तो संगत कोण कौन सा है, संगत कोण मतलब अगर एक यह एंगल थीटा 1 है मेरे दोस्तों तो इसका संगत कोण थीटा 1, ठीक। अगर यह थीटा 1 है तो इसका मतलब यह थीटा 1, और अगर यह थीटा 2 है तो इसका मतलब यह भी थीटा 2, ठीक। और अगर यह थीटा 3 है मेरे दोस्तों तो यह दैट इज यहाँ बाहर वाला, दैट इज यह थीटा 3, और अगर यह थीटा 4 है मेरे दोस्तों तो यह बाहर वाला थीटा 4 है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बाहर वाला थीटा 1 है तो फिर नीचे आके अंदर वाला थीटा 1, बाहर वाला थीटा 2 तो नीचे आके अंदर वाला थीटा 2, और अगर बाहर वाला नहीं अंदर वाला थीटा 3 है तो यहाँ नीचे आके बाहर वाला थीटा 3, दैट इज बराबर। इसी तरीके से थीटा 4 ये हमारा क्या हो गया मेरे दोस्तों, संगत कोण हो गया। एक चीज और जान लीजिए इसमें कि जब भी इसमें एक चीज यह जानिए कि जब भी दो समांतर रेखाओं को कोई एक रेखा परस्पर विभाजित करती है, कोई एक रेखा परस्पर क्या की, विभाजित कर दी, और अगर मेरे दोस्तों विभाजित की तो इसका मतलब मान लीजिए हमने कहा यहाँ पर थीटा 1 और हमने कहा यहाँ पर थीटा 2, तो इसकी खासियत जानते हैं क्या है मेरे दोस्तों, इसकी खासियत ये है मेरे दोस्तों कि थीटा 1 और प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। मेरे दोस्तों आप लोग कहेंगे कि 80 डिग्री तो एक लाइन पे बनता है और यहाँ पर तो एक लाइन है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ 180 डिग्री बन रहा है, क्यों? ऐसा रूल होता है मेरे दोस्तों कि थीटा 1 और थीटा 2 आपस में क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री। अच्छा, रीजन थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। देखिए एक बात बताइए कि ये जो थीटा 1 है मेरे दोस्तों इस थीटा 1 के इक्वल होगा, होगा, और ये जो थीटा 2 है मेरे दोस्तों इस थीटा 2 के इक्वल होगा, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल, दैट इज संगत कोण, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। अच्छा, तो जब इस एंगल के बराबर और ये एंगल होगा कितना, 180 डिग्री माइनस थीटा 2, ठीक है, और ये वाला कितना एंगल होगा मेरे दोस्तों, 180 डिग्री माइनस थीटा 1। तो क्या होगा मेरे दोस्तों, जब इन दोनों को आपस में कैलकुलेट करेंगे तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। दूसरी कॉन्सेप्ट आप लोग एक चीज और सीखिए। दूसरा कॉन्सेप्ट दिया है मेरे दोस्तों कि यहाँ देखिए थोड़ा सा, देखिए थोड़ा जादू सिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए, ये हमने डायरेक्ट कह दिया 90 डिग्री, ये हमने डायरेक्ट कह दिया 90 डिग्री। ये हमारा थीटा 1 है, ये हमारा थीटा 2 है, लेकिन हमने कह दिया भैया ये हमारा 90 डिग्री है। कंडीशन 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 एक अप्लाई है, कंडीशन अप्लाई यह है मेरे दोस्तों, थोड़ा कंडीशन जान लीजिए। कंडीशन अप्लाई यह है मेरे दोस्तों कि ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, ये जो रेखा है मेरे दोस्तों क्या है, जो ए एंगल बन रहा है वही एंगल यह भी बन रहा है, ठीक, और यह जो एंगल बन रहा है वही एंगल यह भी बन रहा है, ठीक है। हमने क्या कहा, ये वाला एंगल ये है, मतलब ये थीटा 1 है, इसी को हमने दो भाग में विभाजित किया, और ये जो थीटा 2 है इसी को हमने विभाजित किया, दैट इज बी, दैट इज हमने क्या कहा, थीटा 1 बराबर ए प्लस ए, दैट इज ये भी तो बराबर ही है। इसका मतलब अगर ये हुआ तो अभी ये हो गया, इसका मतलब ए, दैट इज ये हो गया 2a,
और जो थीटा 2 है मेरे दोस्तों, अगर मान लीजिए ये बी है तो यह बी क्या हो जाएगा, बी। हमने कहा कि इसको दो बराबर भागों में विभाजित करने वाले दोनों रेखाएं हमने खींची और दोनों जाके एक बिंदु पर प्रतिच्छेद की, और प्रतिच्छेद बिंदु जो है वहां पर जो प्रतिच्छेद की वहां पर बना 90 डिग्री। कैसे बना वो चीज हम देख ले रहे हैं अभी। तो थीटा 2 हमारा किससे बना है, बी प्लस बी, दैट इज 2b से। अब हम क्या कह रहे हैं मेरे दोस्तों, हम कह ये रहे हैं कि थीटा 1 और प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। अच्छा, और थीटा 1 की वैल्यू 2a और थीटा 2 की वैल्यू 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री। दो कॉमन हो जाएगा, उधर साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू कितना हो जाएगी, 90 डिग्री। अब मेरे दोस्तों एक बात बताइए, इस A और इस B की वैल्यू 90 डिग्री और एक ट्रायंगल में कितने डिग्री का एंगल बनता है मेरे दोस्तों, तो एक ट्रायंगल में 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो जब एक ट्रायंगल में 180 डिग्री का बनेगा और दो एंगलों का योग 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो थर्ड एंगल है वो कितना बनेगा, वह हमेशा 90 डिग्री बनने वाला है। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा मेरे दोस्तों, ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, तो उम्मीद कर रहे हैं इतना जरूर समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है कुछ क्वेश्चन। तो उम्मीद कर रहे हैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर क्वेश्चन तभी लगेगा जब आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझे होंगे। और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है मेरे दोस्तों, और साथ में अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को मेन उद्देश्य है समझ में आना चाहिए, और समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमें समझ में आ रहा है। सब्सक्राइब करिए ना करिए वो आप लोगों की इच्छा, ठीक। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये देख लीजिए, पहला सिंपल सा कि 30 डिग्री का पूरक और समपूरक कोण क्या होगा बताइए। 30 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तुरंत बताइए। 90 माइनस 30 बराबर 60, तो ये क्या हो गया, पूरक कोण। अब 30 डिग्री का समपूरक क्या होगा, तो समपूरक के लिए 180 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। तो ये क्या हो गया हमारा समपूरक कोण। यही तो हमें इसमें फाइंड करना था। अब थोड़ा चलते हैं आगे। आगे क्या है मेरे दोस्तों, आगे एक अच्छा क्वेश्चन यह है कि 30 डिग्री 20 मिनट, 30 डिग्री 20, एक याद रखिए क्वेश्चन यहाँ पर जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का है। 30, अब आप लोग एडवांस मैथ लगा रहे हैं तो क्वेश्चन में तो आप लोगों का एडवांस लेवल का होना चाहिए। तो 30 डिग्री 20 मिनट ये हमारा क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 30 डिग्री 20 मिनट का पूरक कोण ज्ञात करो। पूरक कोण क्या होगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, थोड़ा आप लोग एक चीज नोट इसमें लिख लीजिए नोट पॉइंट में, कि एक डिग्री बराबर होता है, 60 मिनट। एक डिग्री बराबर कितना होता है मेरे दोस्तों, एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, ठीक है। तो आप लोग अगला को देखिए, इसमें एक डिग्री बराबर मेरे दोस्तों हो जाता है 60 मिनट। इसका मतलब हमने क्या कहा, यहाँ है मेरे दोस्तों 30 डिग्री 20 मिनट, ये मिनट का साइन है मेरे दोस्तों, ये मिनट का साइन है। एक डिग्री बराबर 60 मिनट, ये हमारा मिनट का साइन है। इस चीज को लिख लीजिएगा, ये हमारा मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब पूरक कोण याद करना है। पूरक कोण के लिए क्या करते हैं, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री 20 मिनट। अच्छा, अब हमें क्या करना है, 20 मिनट है उसको भी तो घटाना है। तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों कि 90 डिग्री में से 1 डिग्री हटा देंगे और उस 1 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। कितना होता है 1 डिग्री में, 60 मिनट होता है। तो 90 डिग्री दैट इज 89 डिग्री 60 मिनट माइनस 30 डिग्री 20 मिनट। अब क्या सब्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना मेरे दोस्तों। तो चलिए करिए, 9 हो जाएगा, 8 में 3 गए 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा डिग्री, और ये हो जाएगा 60 में से 20 गए
40 मिनट, दैट इज 59 डिग्री माइनस वो 59 डिग्री 40 मिनट। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, यदि दो समपूरक कोण 7x प्लस 58 डिग्री, यदि दो समपूरक कोण 7x प्लस 58 डिग्री व 16x प्लस 53 डिग्री है, तो 5x बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन क्या इजी है? जी हाँ, एकदम इजी है। कैसे? ये देखिए, इजी इसलिए है कि हमने क्या कहा, 7x प्लस 58 डिग्री और प्लस 16x प्लस 53 डिग्री। हमने क्या कहा है मेरे दोस्तों कि दो कोणों का योग आपस में मिलकर 180 डिग्री का जब कोण बनाते हैं तो उसको संपूरक कोण कहते हैं। यही खासियत हमने रैखिक युग्म में पढ़ा था, बट रैखिक युग्म में कुछ कंडीशन हमने बता दी थी। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया, दैट इज ये हमारा 180 डिग्री हो गया। अच्छा, अब ओपन कर देते हैं तो 7x प्लस 16x कितना हो जाएगा, 23x। ठीक है, और 58 प्लस 53, 8 3 11, 5 5 10 11 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 23x इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको सेपरेट कर दीजिए, 10 में से गए 9, 7 में से गए 6, 0, तो x इज इक्वल टू 23 या 69। ठीक है, तो 5x की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 15। x की वैल्यू 3, तो 5 × 3 15। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन भी आप लोग जरूर समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ पर टारगेट ये है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा देना और कुछ उस लेवल के क्वेश्चन करा देना जिस लेवल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप लोगों को जब क्वेश्चन तभी बन पाएगा एग्जाम में जब आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस सबसे एक बेस्ट तरीका बता रहे हैं कि आप लोग एक PYQ की किताब उठाएं और वहां से चैप्टर वाइज सॉल्व करना शुरू करें। यहाँ से आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ें और वहां से आप लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करें, तो उससे आप लोगों का क्या हो जाएगा, बेस तो बिल्ड रहेगा ही, और बिल्ड बनने के साथ मकान की बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों कि अगला क्वेश्चन ये है, दो संपूरक कोणों का अनुपात 14:22 है, तो छोटा कोण, देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बेसिक तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। आप लोग यक्स मानिए, फिर 14x, फिर 22x एंड समान फलाना ढमकाना सॉल्व करेंगे, उससे आंसर आएगा। बट देखिए इसको सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, 14:22। आप लोग क्या करिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 7 14, यहाँ पर आ जाएगा 11, दैट इज क्या हुआ, 7:11। अब देखिए 7 + 11 कर दीजिए, 7 + 11, एग्जाम में आप लोगों को ट्रिकी क्वेश्चन करना होगा ना, तो 7 + 11 कितना हो जाएगा, 18। अब संपूरक कोण में कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री। तो हम कह दें 18 यूनिट पर कितना, 180 डिग्री, तो 1 यूनिट पर कितना, 10 डिग्री। ठीक है, तो हम कह दें 7 यूनिट पर कितना, 7 यूनिट पर कितना, 17, 11 यूनिट पर कितना, 110। भाई 1 यूनिट पर 10, तो 7 यूनिट पर 70, 11 यूनिट पर 110। भाई 7:11, 7 + 11 18। अब 18 यूनिट पर संपूरक कोण 180, तो 18 यूनिट पर 180, 1 यूनिट पर 18 180 10। अब 7 यूनिट पर 70, 11 यूनिट पर 110। ठीक, तो इसका मतलब मेरे दोस्तों सबसे छोटा एंगल हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, आप लोग यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, 14 + 22 36 यूनिट पर 120, तो 1 यूनिट पर 5 यूनिट, तो सबसे 5 1 30, 5 6 15 दिन 18। हाँ, तो उसके बाद हम कह देते कि 5 यूनिट आ गया। अब बताइए कि 14 यूनिट पर कितना, 70 यूनिट, 22 यूनिट पर कितना, 110, तो सबसे छोटा 70। तो सॉल्व वैसे भी हो जाता है, कुल मिला के आप लोगों को जैसे हो जल्दी करना है एग्जाम में, समझ रहे हैं ना मेरे दोस्तों, बस आप लोग कॉन्सेप्ट समझते चलिए।
अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, यदि दो संपूरक कोणों में अंतर 44 है तो कोण फाइंड करो। भाई कोण ज्ञात कर दो। हम क्या कह रहे हैं, हम मान लेते हैं एक एंगल ए है और एक एंगल बी है और दोनों आपस में मिलकर ए प्लस बी बराबर निकालने हैं कितना, 180 डिग्री। और दूसरी बात हम क्या कह रहे हैं कि दो संपूरक कोणों में अंतर, ए का संपूरक बी का संपूरक ए, तो दोनों में अंतर कितना 44, दैट इज ए माइनस बी कितना दिया है 44 डिग्री। आप ये हो जाएगा इक्वेशन 1, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए तो ये दोनों कैंसिल, ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 4, 8 4 12, 1 1 2, ये हो जाएगा 1 1 2। अगर a की वैल्यू 1 1 2 हो गई तो b की वैल्यू मेरे दोस्तों हो जाएगी 10। 180 में 112 घटाइए तो 10 में से 2 गए 8 और 7 7 में से 1 गए 6, ये हो जाएगा 68 डिग्री। तो हम लोगों के दोनों वो एंगल फाइंड हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यह है, हाँ देखिए कोण ए व बी रेखीय युग्म है, कोण ए व बी रेखीय युग्म है, बी संपूरक कोण के, बी अपने संपूरक कोण के एक बटे 5 से 24 डिग्री ज्यादा है। ए के आधे का पूरक ज्ञात करूं। ठीक है, देखिए ए के आधे का पूरक हमें फाइंड करना है मेरे दोस्तों। इसमें क्या कहना है, कह रहा है ए व बी रेखीय युग्म है, इसका मतलब ए व बी रेखीय युग्म है तो इसका मतलब ए प्लस बी आपस में क्या बनाएंगे 180 डिग्री बनाएंगे। चलिए ये सब नहीं देखना है हमें, आगे देखिए कह रहा है बी अपने संपूरक कोण के 1/5 से, बी का संपूरक कोण कितना होगा मेरे दोस्तों, तो बी का संपूरक कोण हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बी। अब बी अपने संपूरक कोण के 1/5 से, इसका मतलब बी जो है अपने संपूरक कोण 180 माइनस बी से 1/5 से 24 ज्यादा है। यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। और कह रहा है ए के आधे, तो ए प्लस बी की वैल्यू 180 डिग्री, फट से आंसर निकलेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5b और ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस बी और प्लस 5 24, 5 10 24 5 120। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6 बी और ये हो जाएगा 0 8 2 10 और 1 1 2 1 3, दैट इज यहाँ से बी की वैल्यू आ गई 50। और अगर बी की वैल्यू मेरे दोस्तों 50 आ गई तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी मेरे दोस्तों, ए की वैल्यू हो जाएगी 130। और अगर ए की वैल्यू 130 हो गई तो इसका मतलब ए का आधा कितना होगा मेरे दोस्तों, ए का आधा हो जाएगा मेरे दोस्तों 65। अब 65 का पूरक कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो पूरक हो जाएगा 90 माइनस 65, 90 माइनस 65 इसका मतलब हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 25, तो इसका हमारा आंसर कितना हो जाएगा 25 डिग्री। ठीक, तो करना इसमें कुछ नहीं था, बस देखिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस सॉल्व करते चले जाना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, थीटा के संपूरक कोण का मान, थीटा के पूरक कोण के मान का 3 गुना है। ठीक, तो थीटा बराबर क्या होगा, अच्छा थीटा के संपूरक कोण का मान, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, थीटा के संपूरक कोण का मान,
थीटा के पूरक कोण के मान के 3 गुना। क्या समझे नहीं आप लोग? थीटा का संपूरक कोण कितना होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, इसका जो मान है थीटा के पूरक कोण के मान के तो 90 माइनस थीटा, मान का 3 गुना है, इसका मतलब ये 3 गुना हो गया मेरे दोस्तों। ठीक है, बस यही निकाल देना है आप लोगों को। तो 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 270 माइनस 3 थीटा। ठीक, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 थीटा, इधर हो जाएगा तो बचेगा 90। यही होगा ना? अच्छा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 45। यही होने वाला है मेरे दोस्तों की कुछ और होने वाला है मेरे दोस्तों? ये बताइए, यही होने वाला है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है डिग्री है। कोण ए का संपूरक कोण 12x प्लस 6 डिग्री है और कोटि पूरक 2x डिग्री है। कोटि पूरक 2x डिग्री है तो ए का मान, ठीक है, कोण ए का संपूरक कोण 12x प्लस 6 डिग्री है और कोटि पूरक 2x, तो ए का मान ज्ञात करो। आप लोगों को पता है इन दोनों का जब डिफरेंस करोगे ना तो कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। वही करना ही है मेरे दोस्तों कि 12x प्लस 6 माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इसमें घटाएं कितना बचेगा? 10x। यहाँ करेंगे कितना बचेगा? ये हो जाएगा 84, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8.4। अब मेरे दोस्तों यह बताइए, ये तो आई x की वैल्यू और ये जो x है 2x में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 8.4, दैट इज हो जाएगा 2 चौका 8, 2 8 16, 16.8। लेकिन ये जो 2x है वह ए का क्या है? कोटि पूरक कोण है। ए का कोटि पूरक कोण है तो ए का मान पूछ रहा है, तो ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 16.8। तो इसका मान हो जाएगा मेरे दोस्तों 83.2। यही होगा ना? ठीक है, 83.2 मेरे दोस्तों। 73 मेरे दोस्तों, सॉरी 73.2। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखिए। कोण Q1 व Q2 संपूरक कोण है। कोण Q2 अपने पूरक कोण से पूरक कोण से 46.2/3 डिग्री 2/3 डिग्री बड़ा है। Q1 का मान देखिए मेरे दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि Q1 व Q2 संपूरक कोण है, दैट इज हम क्या पता है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 180 डिग्री। आगे ध्यान से सुनिए कि कोण Q2 जो है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कंडीशन चलिए अप्लाई करते हैं कि जो कोण Q2 है, Q2 अपने पूरक कोण, Q2 का पूरक कोण कितना होगा मेरे दोस्तों? Q2 का पूरक कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस Q2। यही होगा ना? 90 डिग्री माइनस Q2। ठीक है, कोण Q2 अपने पूरक कोण से 46.2/3 डिग्री क्या है? बड़ा है। 46.2/3 डिग्री बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पर 46.2/3 डिग्री करना है। ठीक है, न कि इसमें मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि यह कह रहा है इतना बड़ा है। ठीक है, तो आगे देखिए Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
90 माइनस Q2, और इसको सॉल्व करोगे तो 3 18 और 3 चौ 12 1 13, दैट इज 140/3। ठीक, तो इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 270 माइनस 3Q2 प्लस 140, और 3 हमारा इधर चला आएगा, तो फिर जब इधर चला आएगा तो 3Q2 हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा, हो जाएगा या 270 माइनस 3Q2 और प्लस 140। ठीक, अच्छा आगे देखिए, अब इसको जब सॉल्व करोगे मेरे दोस्तों तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6Q2, और इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, 0 7 4 11 2 1 3 1 4। अब 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 जीरो में 0, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौके 10, तो Q2 की वैल्यू कितना हो जाएगी मेरे दोस्तों, 205/3। यह हो जाएगी Q2 की वैल्यू। हमें पूछ किसका मान रहा है, Q1 की वैल्यू, तो यहाँ से रख दीजिए Q1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस Q2 205/3। सॉल्व करिए तो 3 0 0, 3 8 24, 3 1 का 3 2 5 माइनस 205/3। इसको सॉल्व करिए मेरे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 में से 5 गए 5, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5 में 2 गए 3/3। तो Q1 इज इक्वल टू 335/3, या तो इसी को आप लोग कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 1 का 3, 3 1 का 3, 3 1 का 3, सही। कितना बचेगा, 2/3, 111 सही 2/3, 111 सही 2/3। तो फाइनल आंसर ये रहा। उम्मीद कर रहे हैं मेरे दोस्तों आज का लेक्चर आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, और सबसे बड़ा मैटर इसमें करता है एडवांस मैथ में कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन जल्दी नहीं बनने वाला है। एडवांस मैथ का ही मतलब है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करनी है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी हुई रहेगी एग्जाम में उतनी ही मजा आएगा, क्योंकि एग्जाम में अब तो ऐसा भी सिस्टम कर दिया है कि हर पार्ट का वेटेज सेम कर दिया है। तो इसलिए आप लोग ये मत सोचिए कि इसको रटे रटाए क्वेश्चन करते चले जाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा, नहीं होने वाला फिर मेरे दोस्तों। इसलिए कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान रखिए। तो ठीक है, आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब आप लोगों को वीडियो डेली मिलेगी, तो आप लोग वीडियो देखिए, पढ़िए, अपना आराम से एंजॉय करते रहिए। राधे राधे मेरे दोस्तों, थैंक यू मेरे दोस्तों।